डॉक्टर साहब, 3 चरणों के चुनाव कंप्लीट हो चुके हैं, तो क्या लगता है कि अब की बार चौथे चरण का क्या माहौल रहेगा, या आने वाले चुनावों के जो चरण बचे हैं उसमें क्या माहौल रहेगा? देखिए साहब, 3 चरण से एक चीज़ तो क्लियर हो गई है कि जनता इस बार मुद्दों पे वोट डाल रही है। जो इनका हिजाब का मुद्दा था वो नहीं चला, पूरी तरीके से फ्लॉप शो हो गया। जो इनका हिंदू मुस्लिम का मुद्दा था वो नहीं चला, कैराना नहीं चला, मुजफ्फरनगर नहीं चला, और जो तमाम ये शमशान, कब्रिस्तान, पाकिस्तान, जिन्ना, जो ये टाइम टाइम पे जो ये चीज़ें लाते रहे, तो इसमें से कोई भी चीज़ें नहीं चल पाई। वो जाहिर सी बात है, भारतीय जनता पार्टी, मोदी जी, अमित शाह जी, योगी जी। अब योगी जी जहाँ भी रैलियों में जाते हैं तो तमंचावादी, परिवारवादी, नमाजवादी, इस तरह की बातों को जनता के सामने पेश कर रहे हैं, लेकिन जनता इन चीज़ों को नकार रही है। अभी आपने देखा होगा, इटावा का एक फोटो इन्होंने वायरल किया जा रहा है कि 3 चरणों के जो चुनाव हुए हैं उसमें भाजपा को पूर्ण बहुमत मिल रहा है। भाई, भाजपा की तो एक तरफा लहर चल रही है। इनकी मानी जाए तो भाजपा की ऐसी लहर चल रही भाजपा की कि 176 सीटों पे चुनाव हो चुका है और 176 की 76 ही भाजपा को मिल जाएंगी। लेकिन वो लहर चल कहाँ रही है? वो लहर चल रही है मेन स्ट्रीम मीडिया में, वो लहर चल रही है इनके भाषणों में। जब आप खाली कुर्सियां देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि लहर इनकी जो है वो हवा में ही चल रही है। इनके जो भाषण है वो भी हवा में चल रहे हैं। अब वो मोदी जी का आपने देखा होगा, मोदी जी ने पहले पकौड़े को व्यापार वो बताया था रोजगार का एक जरिया, अब गाय के गोबर को रोजगार का एक जरिया बता दिया। अमित शाह जी निर्भर बनने के लिए बात करें तो बन जाओ, बिल्कुल आत्मनिर्भर ही बनाएंगे, क्योंकि जो बैंक की तिजोरियां थी, गाय के गोबर से, गौमूत्र से आप लोगों को दिक्कत क्या होती है? बात तो सुन लो, बात सुनोगे भाई। बैंक की सारी तिजोरियां खाली कर दी, किसे बांट दी? अंबानी अडानी को। पहले वो नीरव मोदी पैसे लेके भागा, अब वो अग्रवाल बंधु जो है वो 22,500 करोड़ लेके भाग गए। तो देश का जो सरकारी खजाना है, जो टैक्स का पैसा है, वो तो सारा का सारा आप अपने व्यापारियों को बांट रहे हो। व्यापारियों को, और जो रिजर्व बैंक का रिजर्व फंड था वो भी आपने अपने व्यापारियों को बांट दिया। देखो ना, 20 लाख करोड़ की जो कोरोना के दौरान योजनाएं निकाली गई थी, वो योजनाएं भी ऊपर के ऊपर ही गायब हो गई। आम जनता तक उसमें कुछ भी नहीं पहुंचा। और जो आप यूपी के विकास की बात कर रहे हैं, तो यूपी का विकास किसी से भी छिपा हुआ नहीं है। किस तरीके बनवा दिए, जेवर एयरपोर्ट बनवा दिया, राम मंदिर बनवा दिया, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बनवा दिया, अब मथुरा की बारी है। अब एक बात बताइए, कितने सरकारी स्कूल बनाए, कितने स्कूलों में शिक्षकों की भर्ती की, कितने अस्पतालों में इनकी डॉक्टरों की भर्ती करी? अस्पतालों में दवाओं का इंतजाम है? नहीं है। कोरोना के 2 फेज में पूरी दुनिया ने देखा है कि क्या बदहाली रही। सड़कें बन गई, गुंडा राज खत्म हो गया, वो आपको दिखाई। गुंडा राज ऐसा खत्म हो गया है कि अजय टैनी का लड़का जमानत पे बाहर है। गुंडा राज ऐसा खत्म हो गया है गुंडा राज कि कुलदीप तोमर जमानत पे बाहर है। गुंडा राज ऐसा खत्म हो गया है कि इस समय आत्महत्या की दर सबसे ज्यादा है। रोज 25 व्यापारी अपना व्यापार ठप होने की वजह से आत्महत्या कर रहे हैं। गुंडा राज तो ऐसे खत्म हो गया है। अभी बुलंदशहर में एक ओबीसी जो लोधी समाज की बेटी है, उस बेटी के साथ बेटी हाँ कार्रवाई हुई ना। पुलिस ने क्या कार्रवाई की जानकारी है आपको? पुलिस ने सामूहिक बलात्कार होने के बाद जब उसकी हत्या हो गई तो पुलिस ने उसकी लाश को जलवाने का काम किया। पुलिस ने अत्याचारियों को पकड़ने का काम नहीं किया। तो कार्रवाई एक तरफा हो रही है। सिर्फ उस पे कार्रवाई हो रही है जो अत्याचार जिस पे हो रहा है, जो अत्याचार कर रहा है उसके साथ पुलिस प्रशासन खड़ा हुआ है। ये बताओ, अमिताभ ठाकुर का क्या दोष था? अमिताभ ठाकुर को अब तक जमानत क्यों नहीं मिली? और कुलदीप सेंगर का लड़का जो कि मुख्य आरोपी है, इसका अजय टैनी का लड़का जो मुख्य आरोपी है, वो जमानत पे रिहा हो गया। कोर्ट का फैसला है ना, उसमें सरकार क्या करेगी? तो कोर्ट फैसला देती है, कोर्ट जमानत देती है, सरकार देती है। सरकार किसके हिसाब से चल रही? कोर्ट किसके हिसाब से चल रहा? ब्यूरोक्रेसी किसके हिसाब से चल रही? सब आरएसएस और बीजेपी के हिसाब से ही चल रहा है। अगर कोर्ट का एक बात बताइए, जब आप कोर्ट की बात कह रहे हैं, अजय टैनी को छुड़वाने में कोर्ट का हाथ है, तो राम मंदिर बनवाने में किसका हाथ है? वो बीजेपी ने बनवाया है, वो भी तो कोर्ट से फैसला मिला है। जहां आपको क्रेडिट लेना होता है तो वहां तो आप कह देते हो साहब ये काम
हम मोदी जी ने किया, योगी जी ने हमने किया। काम शुरू करवाया है और कोई सरकार आ जाए तो राम मंदिर का काम रुक जाएगा। राम मंदिर का काम अगर आपको जानकारी हो तो राजीव गांधी जी ने शुरू करवाया था। ताले बाबरी मस्जिद के राजीव गांधी ने खुलवाए थे। समाजवादी मस्जिद के ताले खुलवाए थे ना, राम मंदिर के थोड़ी ना खुलवाए। नहीं, वो मंदिर का ही पट खुला था, मंदिर का पट खुला था और शुरुआत जो है वो वहीं से हुई थी। ठीक है साहब। और दूसरी बात मैं आपको बताऊं कि कांग्रेस पार्टी ने कभी भी इन चीजों का क्रेडिट लेने का काम नहीं किया। अगर हम एमएसएमई की बात कर लें, अच्छा कांग्रेस पार्टी ने काम किया था तो फिर 35 साल से यूपी की सियासत से बाहर क्यों? सुन भी लीजिए, मेरी बात भी सुन लीजिए। एमएसएमई के बारे में तो आप जानते होंगे, जिसका मोदी जी राग अलाप रहे हैं, स्वरोजगार स्वरोजगार कर रहे हैं। स्वरोजगार की पूरे देश की अर्थव्यवस्था में सन 2004 में जब मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री बने थे 14% भागीदारी थी, जिसको बढ़ाकर सन 2013 तक मनमोहन सिंह ने 49% कर दिया था। और इस समय भागीदारी आप बताइए कितनी होनी चाहिए? 49 से बढ़नी चाहिए। इस समय भागीदारी घट के 42% हो गई है। और मोदी जी स्वरोजगार को बढ़ावा दे रहे हैं कि साहब स्वरोजगार कर लो। कहने से कुछ नहीं होता, उसकी दिशा में आपको सकारात्मक तरीके से काम भी करना पड़ेगा, नीयत ठीक रखनी पड़ेगी, नीतियां ठीक रखनी पड़ेंगी। जो स्वरोजगार का तो कर रहे हैं ना कि हम लैपटॉप बांटेंगे, +2 पास करके इंटर में जाएंगे उनको तो लैपटॉप बांटे जाएंगे। +2 वाले को इंटर करवाएंगे, फिर उसको लैपटॉप बांटेंगे। और यही अब बताने की देखिए जरूरत नहीं है कि इनकी सोच कैसी है, इनके काम कैसे हैं। पिछले 5 साल में आपके लैपटॉप कहाँ थे साहब? पिछले 5 साल में आपकी टैबलेट कहाँ थी? चुनाव आते ही आपको लैपटॉप टैबलेट क्यों दिया? ऐसे थोड़ी ना भाई एक बात बताइए, पिछले जो टैबलेट बांटी गई, अभी क्यों बांटी गई? चुनाव से पहले 5 साल जो आपने 1 करोड़ टैबलेट का वादा किया था, वो 1 करोड़ टैबलेट कहाँ गई? टैबलेट तो गायब हो गई। 70 लाख जो आपने 70 लाख जो रोजगार का आपने वादा किया था, वो रोजगार भी गायब हो गया। रोजगार दे रहे अब तो महामारी चली गई ना, तो जैसे वो लेबर लॉ खत्म किया था, श्रम कानून, तो श्रम कानून को वापस क्यों नहीं लगा दे रहे हैं? इतना जो मजदूर बेरोजगार घूम रहा है तो उसके लिए आपने क्या व्यवस्था करी? 4 लाख रोजगार दे रहे, 70 लाख का बोल के 4 लाख। और ये बताओ, जो पूरे देश में 7 से 8 करोड़ लोग बेरोजगार हो गए हैं, उनके लिए क्या व्यवस्था कर रहे हो? क्या सारे के सारे गोबर बेचेंगे? 8 करोड़ आदमी गोबर बेचेंगे और खरीदेगा कौन? आप बताओ ना, खरीदेगा कौन? प्रति व्यक्ति आय आधी हो गई। पहले एक आम आदमी की प्रति व्यक्ति आय एक दिन की 46 रुपए होती थी, अब वो घट के 26 रुपए होगी। अब उसे खरीदेगा कौन? कितना अच्छा काम कर लो, आप लोगों का काम करना विरोध है, काम लगे रहते हैं विरोध करने। भाई देखिए कितना अच्छा काम कर लो, मोदी ने कर दिया। पहले एक चीज ये समझ लीजिए, अच्छा काम वो किस दिशा में कर रहे हैं? अच्छा काम तो अपने व्यापारियों के लिए कर रहे हैं, अच्छा काम अपनी पार्टियों के एसी ऑफिस बनवाने के लिए काम कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं अपने जो नेता हैं, मिनिस्टर हैं, उनके लड़के अगर कोई अपराध कर लेते हैं तो उनको बाहर छुड़वाने का काम करते हैं। भाई चल रहे हैं अपराधियों के घर पे, बिल्कुल 10 मार्च के बाद फिर चलेंगे, बुलडोजर निकाल दी जाएगी। ये बात आपने बिल्कुल बहुत बढ़िया कही। इससे मुझे एक विधायक साहब है, टी राजा, हैदराबाद के विधायक हैं, उनका बयान याद आ रहा है। उनका बयान खूब वायरल हुआ है अभी। वो ये कह रहे हैं कि जो योगी जी को वोट नहीं देगा, बुलडोजर तैयार है साहब, उसके घर के ऊपर बुलडोजर ही चढ़ा दिया जाएगा। अब ये बताओ साहब, ये देश संविधान से चलेगा, लोकतंत्र से चलेगा या बुलडोजर से चलेगा? बाबा बुलडोजर संविधान को बिल्कुल भाई, संविधान में कोर्स कचहरी आती है, उनको आप मानते नहीं, उसको आप कहते हैं हम उस व्यवस्था को मानते हैं जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने जो हमें व्यवस्था दी है, जिसे हम संविधान कहते हैं, जिसे हम लोकतंत्र कहते हैं। लेकिन देश का दुर्भाग्य ऐसा है कि लोकतंत्र के जितने भी स्तंभ हैं, चाहे वो कार्यपालिका हो, न्यायपालिका हो, विधायिका हो या फिर आपकी पत्रकारिता हो, चारों जो स्तंभ हैं, इनके ऊपर भारतीय जनता पार्टी ने बंदूक का पहरा लगा रखा है। जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, स्वतंत्र नहीं है, वो अपनी बात को आज़ादी से नहीं कह सकती है, वो सिर्फ विपक्ष की कमियां दिखा सकती है, सरकार की कोई भी खामी दिखाने में असफल है। एक बात बताइए, जो पत्रकार हैं, पत्रकारों का काम क्या होता है? सरकार की गलत नीतियों का पे सवाल जवाब करना, ना कि विपक्ष पे सवाल जवाब करना। भाई विपक्ष क्या है? विपक्ष के पास क्या पावर है और विपक्ष क्या कर सकता है?
आपको अगर सत्ता दी गई है, आपको अगर सरकार में बिठाया गया है, तो जाहिर सी बात है देश की जनता ने आपको उस काबिल समझा, आपसे कुछ उम्मीद लगाई। आप सत्ता पक्ष में हैं और आप विपक्ष का काम कर रहे हो, और विपक्ष से आप कह रहे हो कि साहब कोरोना के दौरान राहुल गांधी कहाँ थे, अखिलेश यादव कहाँ थे, प्रियंका गांधी कहाँ थी, कांग्रेस कहाँ थी, मायावती कहाँ थी। भाई बताओ, सरकार में तो आप हो, सरकारी तंत्र आपके पास है, आप तो गायब हो, और विपक्ष अगर सवाल कर रहा है कि कोरोना के दौरान लोगों को रोजगार क्यों नहीं मिल रहा, रोटी क्यों नहीं मिल रही, तो क्या कह रहे साहब राहुल गांधी कहाँ थे, अखिलेश यादव कहाँ थे। भाई अखिलेश यादव प्रधानमंत्री है कि राहुल गांधी? 3 चरणों में प्रचंड बहुमत मिला और आगे भी ऐसे ही मिलेगा कहना है। 3 चरणों में इतना बहुमत मिला है, तीनों चरण की 15 सीटें लिख लो आप, 15 से 16 सीटें नहीं, यानी भारतीय जनता पार्टी की। और चौथा जो चरण चल रहा है इसमें 15 से 14 तो आपने बता दी, बाकी किसको आएंगे? बाकी समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को आनी है। अच्छा। हाँ जी। और जो चौथा चरण है, चौथे चरण में 3 जिले बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और 3 मुद्दे बहुत महत्वपूर्ण हैं। एक तो लखीमपुर खीरी की बेल्ट लग रही है जिसमें तराई का क्षेत्र है, जिसमें पीलीभीत है, वो गढ़ अब हो गया है किसानों का, तराई के किसानों का, और तराई का किसान इन्हें खदेड़ के भगाएगा। लखीमपुर खीरी की जो 9 सीटें पहले बीजेपी की आई थी, वो सारी सीटें अब इस बार सपा और कांग्रेस लेके जाएगी। और जो दूसरा उन्नाव वाला गढ़ है, जहां पे एक तरफ तो रेप पीड़िता कांग्रेस से चुनाव लड़ रही है और दूसरी तरफ वो दुराचारी लोग चुनाव लड़ रहे हैं जिन्होंने उस बेटी के साथ सामूहिक बलात्कार किया, उसके पूरे परिवार को मरवाया। तो एक फैक्टर ये रहेगा, और तीसरा फैक्टर रहेगा किसानों का, और किसानों का फैक्टर वो रहेगा जो सांडों से परेशान है किसान। पिछले जो हमारे बाबा बुलडोजर हैं, इनके आवारा सांड पिछले 5 साल से, बाबा बुलडोजर के ही वो सांड है, उन्होंने किसानों के ऊपर सांड छोड़ रखे हैं, किसानों ने नहीं पाल रखे, बाबा बुलडोजर के पाले हुए सांड है। और जहां 1 बीघे खेती में 5 कुंटल गेहूं होता था, अब 10 किलो गेहूं भी उस किसान को नहीं मिल रहा है। किसान बिल्कुल तबाह हो चुका है। आपका ये कहना है कि जो गौ हत्या पे पाबंदियां लगाई है योगी आदित्यनाथ ने, वो गलत है? गो हत्या पे पाबंदी गलत नहीं है, जो आपने गायों के लिए जो व्यवस्था बनाई है वो व्यवस्था गलत है। उस व्यवस्था में आप फंड जो दे रहे हैं, और आप जितने भी जहाँ पे शेल्टर्स बने हुए हैं गायों के लिए, उन शेल्टर्स की जेसीबी से खुदाई करवा के देखो, गायों को खाना नहीं दिया जा रहा है, उनको वहीं गाड़ दिया जा रहा है। भाई व्यवस्था ठीक करो ना, नीयत ठीक करो, अपनी नीतियाँ ठीक करो। जो आवारा पशु इतने घूम रहे हैं, इनके लिए आप व्यवस्था बनाइए। व्यवस्था आप क्यों नहीं बना रहे हैं? सिर्फ कहने भर से कुछ नहीं होता है, कहने से कुछ नहीं होता है। देखिए, गाय हमारे देश का जो है माता के स्वरूप मानी जाती है। माता कहने से कुछ नहीं होगा कि गौ माता है, गौ माता। गौ माता के लिए आपको कुछ करना पड़ेगा। अब की बार क्या होगा? भाजपा दोहराएगी या बदलाव होगा, या फिर मिली जुली? भाई बताने की तो जरूरत है नहीं। इस बार भारतीय जनता पार्टी साफ हो रही है। भारतीय जनता पार्टी का नामो निशान ही नहीं दिख रहा है कहीं। और इसकी जो वजह आपको देखने को मिल रही है। अमित शाह जी कानपुर की रैली में कह रहे थे, भरी रैली में, कि यहाँ से चलो, यहाँ कुछ नहीं होना। योगी बाबा इटावा में जो उन्होंने रैली की, वो फेक फोटो डाल दिया। उनके रैलियों में भीड़ नहीं थी, फेक फोटो डाल दिया कि योगी बाबा किधर और देख रहे, पब्लिक कहीं और देख रही है। मोदी जी की नारे के बाहर, मोदी जी जहाँ पे रैलियां कर रहे हैं, वहाँ पे बसें कहाँ से आ रही, भीड़ कहाँ से जुटाई जा रही है। मैं कन्नौज में था, कन्नौज में मोदी जी की रैली थी, भीड़ जुटाने के लिए बसें आ रही थी, हरियाणा से बसें आ रही, उत्तराखंड से बसें आ रही, मध्य प्रदेश से, और उन बस ड्राइवरों का पेमेंट नहीं किया जा रहा। तो भैया इनका जो ढपली और ढोल जो है, ये ढोल फट चुका है। जो भेड़िए के भेष में जो भेड़ बन के ये आए थे, जनता इनकी नीतियां समझ चुकी है कि इनके दांत खाने के कुछ और हैं, इनके दांत दिखाने के कुछ और हैं। इनका जो राष्ट्रवाद का जो जुमला था वो फर्जी था पूरा। असल में ऐसा था, इन्हें देश को बांटने की इनकी नीति थी कि देश को जाति धर्म में बांटा जाए, हिंदू मुस्लिम में बांटा जाए, सिख ईसाई में बांटा जाए। इनका जो मॉडल था, ये मॉडल बहुत पुराना हो चुका है। अब इस मॉडल को जनता स्वीकार नहीं कर रही है। अब नए मॉडल की बात होनी चाहिए, नई टेक्नोलॉजी की बात होनी चाहिए। भारत को अगर हम विश्वगुरु बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे? हिंदू मुस्लिम करके हम विश्वगुरु नहीं बनाएंगे। भारत को अगर हम विश्वगुरु बनाएंगे तो अच्छी शिक्षा दे के विश्वगुरु बनाएंगे, अच्छी हेल्थ फैसिलिटी दे के विश्वगुरु बनाएंगे, बेहतरीन रोजगार दे के हम विश्वगुरु बनाएंगे। और नई नई कंपनियों में जो नौकरी जो इस समय बंद हो रखी है, वो नौकरी जनरेट करके हम विश्वगुरु बनाएंगे। ऐसे ढकोसले से काम नहीं चलना। हिजाब और हिंदू मुस्लिम जिन्ना, इन सब से देश विश्वगुरु नहीं बनेगा। ये नफरत की जो नेगेटिव पॉलिटिक्स है, इसको आपको छोड़ना ही पड़ेगा।